बच्चों नेशनल इनकम के मेथड्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, फटाफट से। सबसे पहले आप लोगों को बताया कि इसके प्रैक्टिकल की शुरुआत होती है इस टेबल से। किससे? ये टेबल से। ये टेबल, यहां से हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल करा था स्टार्ट। सबसे पहले तीन तरह के कंसेप्ट होते हैं। एक बिगर कंसेप्ट होता है, स्मॉलर कंसेप्ट होता है, और इन दोनों का क्या होता है? डिफरेंस होता है। बिगर कंसेप्ट में आता है ग्रॉस, बड़ा कंसेप्ट है, नेट छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। क्या होगा? नेशनल प्रोडक्ट, एनपी बड़ा है, डीपी छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एनएफआई है। मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एनआईटी। अब बच्चों 15 एक बड़ी फिगर है, 10 एक छोटी फिगर है, तो मुझे अगर 15 से 10 पे जाना है तो 5 माइनस करना पड़ेगा, और 10 से अगर 15 पे आना है तो 5 प्लस करना पड़ेगा। मतलब अगर हम छोटी फिगर से बड़ी फिगर पे आते हैं तो हमें प्लस करना पड़ेगा, और बड़ी से अगर हम छोटी पे आते हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये बड़े कंसेप्ट है, ये छोटे कंसेप्ट है। बड़े से छोटे पे आओगे तो क्या करोगे? माइनस करोगे, और छोटे से बड़े पे आओगे तो प्लस करोगे। तो क्या प्लस और क्या माइनस? 15 और 10 का डिफरेंस 5 रुपए होता है। कुछ और हो सकता है? 15 और 10 का डिफरेंस 4.5 हो सकता है बेटा, 4.5। 15 और 10 का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? उसी तरीके से ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। नेशनल और डोमेस्टिक का, मार्केट और फैक्टर का। तो ये फॉर्मूले बनाने आपको सिखाए थे स्टेप 1 में। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे ये ग्रॉस को हम जी बोल सकते हैं, एनपी को हम एनपी बोलेंगे, और मार्केट प्राइस को ऐसे नीचे लिखते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। अब ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 10,000। कितना गिवन है? और हमें ये स्मॉलर फिगर निकालनी है, एनडीपी एट एफसी। क्या निकालना है? एनडीपी एफसी। बेटा ये दिख रहा है ना बराबर? अब अगर मैं ग्रॉस से नेट पे आऊंगा तो बड़े से छोटे पे आऊंगा, तो क्या बोला मैंने? बड़े से छोटे पे क्या होता है? क्या माइनस करेंगे? नेशनल से डोमेस्टिक पे आऊंगा, फिर नेशनल बड़ा है, फिर बड़े से छोटे पे आऊंगा, माइनस क्या? एनएफआई है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है। फिर मार्केट से फैक्टर पे आऊंगा, फिर बड़े से छोटे पे आऊंगा, माइनस क्या? माइनस एनआईटी। क्या? इनकी फिगर क्वेश्चन में गिवन होगी। मान लो ये 300 है, ये 400 है, ये 700 है, सब माइनस कर दो। माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो। 400 और 300 700, 700 और 700 1400, तो 8600 इज योर आंसर। कितना आंसर आएगा? 8600। सिंपल है। और क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसे मिक्स भी कर सकते हैं, इधर से जी ले लो, इधर से डीपी ले लो, और इधर से एमपी ले लो। तो जी डीपी एट एमपी क्या गिवन है? जी डीपी एट एमपी क्या गिवन है? जीडीपी एट एमपी। अब आपको निकालना है क्या? एन एनपी एट एफसी। क्या निकालना है? एन एनपी एट एफसी। अब ये मिक्स हो गया क्वेश्चन। जरूरी है सारी बड़ी एक साथ, सारी छोटी एक साथ, बड़ी छोटी सब मिक्स कर दी, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। कंसेप्ट क्या? बड़े से छोटे पे माइनस, छोटे से बड़े पे प्लस। क्या प्लस क्या माइनस? ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है डेप, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस होता है एनएफआईए, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है एनआईटी। हाड़ा जी समझ लेना बेटा, लास्ट चांस है, पेपर है अब, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मिक्स कर दिए। ग्रॉस क्या है? बड़ा है, और नेट क्या है? तो बड़े से छोटे पे आना है तो डेप माइनस। क्या माइनस? डोमेस्टिक से नेशनल। अब छोटे से बड़े पे आना है, छोटे से बड़े पे तो प्लस, ठीक है। और अब मार्केट से फैक्टर, फिर बड़े से छोटे पे तो माइनस क्या? एनआईटी। फिगर ले लो, फिगर तो कुछ भी ले लो। अभी जैसे ये 20,000 था, ये 500 था, ये 1000 था, ये 700 था, प्लस माइनस कर लेना। ये तो माइनस है, ये प्लस है, और ये भी माइनस है, तो 700 1200 माइनस है। 20 में से 1200 गए 19,000, अरे 18,800, और 1000 प्लस करोगे 19,800 इज योर आंसर। क्या आ गया ये आंसर?
इस तरह क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट 1 हो गया। क्या हो गया ये? कंसेप्ट 1। कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ ये तुम्हारा। ये भी एक पीडीएफ आपको चाहिए हो तो ये भी शेयर कर देंगे आपके साथ, ये सब एक जगह पे लिखी हुई है, ठीक है। बढ़ू आगे बढ़ू तो टेबल एक बार और लर्न कर लो। 3 बड़े कंसेप्ट होते हैं, ग्रॉस, नेशनल प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस। इसको याद रखने का तरीका, इसमें नेशनल आ रहा है, नेशनल बड़ा ही होगा और डोमेस्टिक छोटा ही होगा। मार्केट प्राइस, प्राइस तो बड़ी होगी और फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगी? छोटी होगी। एफसी मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट। भाई कॉस्ट तो छोटी होती है ना, जैसे ये मार्कर की कॉस्ट है 20 रुपए, तो क्या प्राइस भी 20 रुपए होगी? 20 से ज्यादा ही होगी। प्राइस कितनी होगी? 25 रुपए। प्राइस हमेशा ज्यादा होती है, कॉस्ट हमेशा कम होती है। तो बिल्कुल याद रह जाएंगे, ग्रॉस हमेशा बड़ा ही होगा, नेट हमेशा छोटा ही होगा। इनके डिफरेंस याद रखना। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। नेशनल डोमेस्टिक का क्या है? एनएफआई। मार्केट और फैक्टर का क्या है? एनआईटी। फिर बोल रहा हूं, बड़े से छोटे पे आना है माइनस करना, छोटे से बड़े पे आना है प्लस करना। क्या प्लस क्या माइनस? ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है? डेप। नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या है? एनएफआईए। और मार्केट और फैक्टर का डिफरेंस क्या है? एनआईटी। इसमें फिर नीचे मैंने ये भी लिखा है, एनएफआईए क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। फुल फॉर्म लिखना। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने अब्रॉड से कमाया। तो वो कैसे निकलेगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने अब्रॉड से कमाया, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमने अब्रॉड में गंवाया। कमाया माइनस गंवाया, कमाया माइनस गंवाया। भी मैं एनएफआईए का भी मतलब समझा देता हूं। वैसे थ्योरी का कंसेप्ट है, थ्योरी हम लोग पहले रिवाइज कर चुके, फिर भी सुन लो एक बार। जैसे आज मैं इंडिया में हूं, अब मैं यहां से ये बॉटल इंडिया के बाहर भेज रहा हूं, तो ये एनएफआईए नहीं, ये एक्सपोर्ट है। ये एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट अलग से कवर हो जाता है, ये तो सेल हो गई एक तरीके से। सेम ऐसे ही ये बॉटल में इंडिया के बाहर से मंगा रहा हूं, ये इंपोर्ट है। तो यहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं हो रही है। दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब मैं इंडिया में ही रहूंगा और इंडिया के बाहर से कुछ सर्विसेज ऑब्टेन करूंगा, बिना इंडिया के बाहर कदम रखे, जाऊंगा नहीं और माल भी वहां नहीं भेजूंगा। माल की बात नहीं हो रही है, सर्विस सेक्टर की बात। जैसे मेरी इंडिया के बाहर प्रॉपर्टीज है, मैं प्रॉपर्टी से रेंट कमाता हूं। क्या कमाता हूं? जाना नहीं पड़ता मुझे, रेंट अपने आप मेरे अकाउंट में आ जाता है। सामने देखो, मेरे इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कमीशन बेसिस पे, मैं उनको वहां पे डीलिंग करवा देता हूं कोई प्रॉपर्टी की या किसी चीज की, तो वो मुझे क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। क्या देते हैं? कमीशन। ये भी मेरी क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरा बॉस इंडिया के बाहर है, वर्क फ्रॉम होम देता है, मैं यहाँ बैठे बैठे उसके असाइनमेंट कंप्लीट कर देता हूँ, वो मुझे सैलरी भेजता है। ये भी क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो रेंट, रॉयल्टी, सैलरी, कमीशन, बोनस, these type of income which Indians are earning from abroad but they are not going abroad, they are not, उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझे? और उसी तरीके से वाइस वर्सा, जो गोरे बाहर बैठे हैं और इंडिया से कमा रहे हैं, वो यहां आ नहीं रहे, तो वो फैक्टर इनकम टू जो हमने उन्हें दे दिया, फ्रॉम जो हमने उनसे कमा लिया। आगे बढ़ो। एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सरकार हमसे जो इनडायरेक्ट टैक्स लेती है वो, और सरकार जो हमें सब्सिडी देती है वो, दोनों को नेट कर लो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी काम कहां आता है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। एनएफआईए कहां काम होता है? नेशनल और डीपी में। आ गया हो। अब मेथड, 3 मेथड का खेल है पूरा। हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे तो उसमें हमने देखा कि अगर आपको एक भी बड़ी टर्म गिवन है, जीडीपी गिवन है, जीएनपी गिवन है, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, ऐसे कोई भी एक बड़ी टर्म अगर आपको गिवन है तो ये टेबल की मदद से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक भी बड़ी टर्म गिवन नहीं है तो उसके लिए पहले आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। और वो कितने मेथड है? 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। क्या? प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? यहां देखो, ये मेथड ये कहता है कि इंडिया में जितने भी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री, और टर्शरी सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर, जिसमें मैं हूं अभी। मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। ये तीनों सेक्टर जितने भी रिसोर्सेज से पैसा कमाते हैं उनको जोड़ लो तो आपके देश का जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
जैसे एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर में भाई किसान ने गेहूं बेचा, चावल बेचा, शुगर केन बेचा, ठीक है, जितना भी तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसान ने बेचा फर्स्ट हैंड पे। अब किसान से मंडी में गया, मंडी से फिर उधर गया, फिर ठेले वाले तक आया, फिर ठेले वाले से हमने खरीदा, वहां तक नहीं जाना। इतनी चेन में जाओगे तो फिर खत्म, फिर कैसे निकलेगा, मुश्किल हो जाएगा। आप एक बात को समझते हो ना, फर्स्ट चेन में पकड़ना सबसे आसान है। जैसे ये माल किसान ने बनाया तो यहीं पे प्रोडक्शन की वैल्यू निकाल लो, कितना प्रोडक्शन हुआ। अब किसान किसको देगा, वो किसको देगा, वो किसको देगा, और फिर कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते तो जो गेहूं पंजाब में है वो मेरे सामने वाली चक्की वाला पिसा रहा है और मैं उससे खा रहा हूं। तो पंजाब से कोटा आते आते तो जने कितनी साइकिल इन्वॉल्व होंगी, इतना नहीं घूमना। पंजाब में ही पकड़ लो कि कितना बनाया तूने भाई, हरियाणा में पकड़ लो। तो प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि किसी भी सेक्टर से पहले ही पूछ लो भाई तूने कितनी सेल करी। किसान से पूछो भाई कितनी सेल करी किसान तूने, बोल देगा। इंडस्ट्री से पूछो, हाँ भाई अंबानी जी कितना माल बनाया, अडानी जी कितना बनाया, कितना स्टील, कितना कपड़ा, कितना लोहा, ठीक है, कितना सीमेंट, कितना सरिया, कितनी ईंट, कितने पत्थर, उसी लेवल पे जहां पे वो बना रहे हैं उन्होंने जो बनाया वो बेचा होगा तो सेल में आ जाएगा। और अंबानी जी कह रहे नहीं नहीं सारा माल कहां बिका भाई साहब, मंदी चल रही है, बहुत सारा माल तो बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। लेकिन इसमें से बहुत सारा माल तो पिछले साल भी बचा हुआ था, तो वो माइनस कर दो, वो ओपनिंग स्टॉक है। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल बना था वो तो पिछले साल की नेशनल इनकम में आ गया, तो इस साल जो बना वो क्लोजिंग। अब मैं उससे पूछूंगा भाई कितना कपड़ा बनाया, उसने कहा देखो हमने क्या 100 यूनिट तो बेच दी कपड़े की। बोला बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया नहीं है भाई साहब, 200 यूनिट बच गई हमारे पास। अरे बहुत खराब है। नहीं इतनी भी खराब नहीं है, 180 पिछले साल की बची हुई है। तो 200 में से 180 हटा दो जो पिछले साल की बची हुई है, 20 अभी की बची हुई है, और 100 तुमने बेची जो, तो 100 और 20 तुमने देश को कितना योगदान दिया, 120 यूनिट का। कितना? तो तुम्हारी तरफ से कितने लिख लेता हूं, 120। ये वैल्यू एडेड, ये जो तुमने वैल्यू ऐड किया, क्या किया? लेकिन अभी तो सिर्फ आउटपुट आया है। अब ये आउटपुट बनाने के लिए तुमने बहुत सारी सर्विसेज किसी और से ली होगी। जैसे ये चीज बनाने के लिए तुमने रॉ मटेरियल किसी से खरीदा होगा, ये चीज बनाने के लिए तुमने बिजली यूज करी होगी, ये चीज बनाने के लिए तुमने किसी को किराया दिया होगा। तो जिसको तुमने किराया दिया, जिसको तुमने बिजली का बिल भरा, जिसको तुमने सैलरी दी, जिसको तुमने रॉ मटेरियल परचेज किया, वो तो उनकी इनकम है, वो तुम्हारा वैल्यू एडेड नहीं है, लेकिन वो सेल में शामिल है। तो इसकी दूसरी स्टेप क्या है कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करके आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या माइनस करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है कच्चा माल। क्या? वो जो तुमने किसी और से खरीदा है, जैसे रॉ मटेरियल तुमने किसी और से खरीदा, रेंट किसी और को पे किया, सैलरी, पावर एंड फ्यूल एक्सेट्रा। बट इट विल नॉट इंक्लूड मशीन इक्विपमेंट, इसमें एसेट्स नहीं आएंगी, बड़े बड़े खर्चे। इसमें वही चीज आएंगी जो तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू में शामिल है। अब अगर तुमने कोई कपड़ा बनाने के लिए 1.5 करोड़ की मशीन खरीदी है, तो वो मशीन, वो कपड़ा तुम 10,000 रुपए में बेचते हो, तो क्या वो 10,000 में 1.5 करोड़ शामिल है? नहीं शामिल है ना। तो फिर 1.5 करोड़ को माइनस क्यों करना? मैं यहां पे क्या ले रहा हूं? सेल। सेल में सारे खर्चे आते हैं, स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में भी सारे खर्चे आते हैं, तो वो तो मैं ले रहा हूं। लेकिन जो 1.5 करोड़ की मैंने मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, क्या वो सेल में शामिल है? लेकिन मैंने किराया दिया, वो सेल में शामिल होगा। मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी, वो भी सेल में शामिल होगा, क्योंकि सारी कॉस्ट को जोड़ के ही सेलिंग प्राइस बनती है। तो बिल्कुल लॉजिक समझना, वो चीज माइनस करनी है जो सेल में शामिल है, वो चीज माइनस नहीं करनी जो सेल में शामिल नहीं है। जैसे मशीन, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, अगर वो जानबूझ के दे दे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ प्लांट, तो उसे इग्नोर करना, उसे प्लस भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी 2 स्टेप में सोल्व हो जाएगा। पहली स्टेप सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। उर्वी का चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नैन्सी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्यों है फॉर्मूला? क्योंकि लास्ट ईयर जो माल बनाया था वो भी हमने ओपनिंग में लिया था, तो क्लोजिंग में से उसको माइनस करेंगे। जो माल हमने लास्ट ईयर बनाया था वो क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा होगा, लेकिन वो पिछले साल की नेशनल इनकम में काउंट हो गया होगा, तो इस साल हम उसे माइनस कर देते हैं। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इसको जोड़ते हैं तो मयंक क्या आता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को जोड़ते हैं तो क्या आता है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? जीडीपी एमपी नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, ये तो पहली स्टेप है। पहली स्टेप में क्या आता है? अभी तो बोला मैंने, जल्दी ये लिखा हुआ, क्या बोलते हैं इसको?
इसमें से क्या माइनस करेंगे कि जीडीपी आएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या माइनस करेंगे? अरे वाह, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आएगा? वेजेस, सैलरी और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब आएगा। कुतुबुद्दीन, क्या क्या नहीं आएगा? क्या क्या नहीं आएगा? अरे क्या क्या नहीं आएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में? मशीन, क्या क्या नहीं आएगा याशी? क्यों नहीं आएगा? पानी तो चैन से पीने दे। बता दिया ना नैन्सी, बराबर बता दिया कर बेटा। रोल नंबर तो आगे पीछे ही आया है ना? साथ में आया है, बिल्कुल। तू पहले इसका पूरा पेपर करवाना, फिर तेरा स्टार्ट करना। यूं नहीं, तू पहले स्टार्ट कर दे। मरो। हाँ, ये देख, ऐसे तो दोस्त पाल के आधी नजर तो ये लगा देती है, लिखती जाती है, थमती नहीं है। थम जाए तेरे लिए। हाँ, पूरे साल तेरे लिए तो मेहनत करी है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आएगा? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, उसमें से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक बार फिर सुन लो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो हमने रेंट, सैलरी वगैरह पे किया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो चीजें, वो खर्चे जो हमारी सेल में इंक्लूड है। लेकिन क्या नहीं आएगा इसमें? परचेज ऑफ मशीन, इक्विपमेंट, क्योंकि ये सेल में इंक्लूड नहीं है। जैसे आज मुझसे किसी ने पूछा कि हमें नेशनल इनकम निकालनी है, आपकी सेल बताओ, तो मैं बोलूंगा भाई मेरी तो सेल है ही नहीं, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरी तो सर्विस है, तो वो सर्विस बता दो। तो मैं उसे बोलूंगा भाई मैंने 100 बच्चा पढ़ाया, एक बच्चे से मैंने 10,000 रुपये लिए, 10,000 इंटू 100 करा तो मेरा 10 लाख रुपये आ गया। तो वो मेरी सेल कितनी ले लेगा? 10 लाख रुपये। सुनना बराबर, कितनी ले लेगा? बोलेगा स्टॉक बताओ, मेरे का मेरे तो स्टॉक होता ही नहीं, तो 0 ले लेगा। तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना ले लेगा? 10 लाख। तो बोलेगा वाओ यार सर, आपने 10 लाख रुपए कमाए, तो आपने देश को 10 लाख रुपए का योगदान दिया। मैंने कहा भाई ओ, मैंने योगदान 10 लाख का नहीं दिया, मैंने 3.5 लाख रुपए का नीचे रेंट दिया, 2.5 लाख की सैलरी दी, तो जिसको रेंट दिया वो उसकी इनकम है, जिसको सैलरी दी वो उसकी इनकम है, और 1.5 लाख का बिजली का बिल भरा। तो 3.5 लाख का मैंने रेंट दिया, 2.5 लाख की मैंने सैलरी दी, दोनों को जोड़ो 6 लाख, 1.5 लाख का मैंने बिजली का बिल भरा, 7.5 लाख। तो 10 लाख में से वो लोग मेरे 7.5 लाख हटा देंगे, तो मेरा वैल्यू एडेड कितना मानेंगे? वो सिर्फ 2.5 लाख। लेकिन देश का जीडीपी फिर भी 10.5 लाख आ जाएगा। कैसे? मेरा 2.5, नीचे मनमोहन जी से पूछेंगे वो 3.5 बोलेंगे, 3.5 और 2.5 कितने हुए? 6। वर्षा से पूछेंगे, वर्षा और दूसरे स्टाफ से पूछेंगे, उनकी सैलरी मिला के 2.5 हो गई, तो 6 और 2.5 8.5। और बिजली वालों से पूछेंगे तुमने बीसी से कितना बिजली का बिल लिया, बोलेंगे 1.5, तो 8.5 और 1.5, पूरे देश का कोटा का जीडीपी कितना आ गया? 10 लाख। मान लो अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कोटा में हम 4-5 लोग ही रहते हैं, एक में, एक नीचे मनमोहन जी, एक मेरे 3-4 स्टाफ और एक मेरा बिजली डिपार्टमेंट। तो कोटा का जीडीपी कितना आया? 10 लाख। कितना आया? तुम भी रहते हो लेकिन तुम सिर्फ पैसे खाने का काम करते हो, तुम सिर्फ फीस भरते हो, कुछ कमाते वमाते, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी में 0 है। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए हमारा जीडीपी आ गया। तो इस मेथड से हम कहां पहुंचते हैं? जीडीपी एट एमपी। कहां पहुंचते हैं? बेटा ये फैन ऑन कर यार जाके। एफ लिखा हुआ होगा बटन पे, उल्टे सुल्टे बटन मत दबाना। आगे आऊं, ये पहला मेथड हो गया। पहले मेथड का क्या नाम है? इनकम मेथड। ये वाला बंद करवाना है क्या? सही है ना तेरी तबीयत तो? हाँ, बहुत पुतला दुबला लग रहा है बेटा तू। हाँ, कितने टाइम से खाना नहीं खाया तूने? तुम लोग सही बताओ, और टाइम टेबल फॉलो करते हो तुम लोग? नहीं करते। क्यों मनूस? हाँ, जान तो इतनी खा जाता, भेजो भेजो, कोई भी नहीं करता। तू करती है मतलब? लाज रख ली तूने। 2-3 घंटे खराब जाते मेरे भाई। वो पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है ढंग से, करो उसको फॉलो, भले उसमें कटौती हो जाएगी कुछ समय की, वो अगले टाइम पे कवर करना, लेकिन प्रोसीजर वैसा ही रखना जो उसमें बना के दिया। पूरी चीज़ कवर हो रही है उसके अंदर, पूरी चीज़ वापस से, मेजर चीज़ तो सारी वापस कवर हो रही है। 60 नंबर की पार्टनरशिप कंपनी वो वापस से पूरी हो जाएगी। चलो
हाँ, ये हो गया तुम्हारा जीडीपी एट एमपी निकल गया। क्या निकल गया? अब बच्चों देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। ये तुमने सेल में चेंज इन स्टॉक प्लस किया और वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस किया। क्या माइनस किया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया। क्या माइनस किया? तो ये एक फर्म का वैल्यू एडेड आया, ए का। ए को मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर, अब बी का वैल्यू एडेड इंडस्ट्री और सी मतलब सर्विस। ऐसे जितने भी सेक्टर है ना, सबका वैल्यू एडेड अलग अलग निकलता है। तो ए बी सी को प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है? जीडीपी एट एमपी। क्या आ जाता है? पूरे देश का जीडीपी आ जाता है। क्या आ जाता है? पूरे देश का जीडीपी। आगे आ रहा हूं मैं अब दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है? इनकम मेथड। अब तीनों मेथड से आंसर सेम आता है, लेकिन तीनों मेथड से हम एक जगह पे पहुंचते नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले, वही रिपीट करूंगा। मुझे यहां से जवाहर नगर पेट्रोल पंप जाना है। कहां जाना है? तो मेरे पास एक तरीका तो क्या है, बीसीसी से मैं जाऊं इधर एरोड्रम सर्कल है ना, और वहां से फिर सीधा जाऊं वहां पर कहां पर? शीला चौधरी रोड, और शीला चौधरी रोड से मुड़ के फिर जवाहर नगर तक पहुंचूं। ये सबसे लंबा रूट हो गया। एक तरीका क्या है, मैं बीसीसी से जाऊं सीएडी, और सीएडी से फिर पूरा वो फ्लाईओवर खत्म होगा, वहां से सीधा लेफ्ट हैंड पे मुड़ूं और आते ही क्या आ गया? जवाहर नगर पेट्रोल पंप। दूसरा तरीका हो गया। और एक तरीका और क्या हो गया कि मैं यहां से जाऊं कोटरी चौराहे पे, ठीक है, वो कोटरी वाला रोड पकड़ूं, कोटरी वाले रोड से सीधा चलूं और सीधा चल के वही शीला चौधरी रोड पे मुड़ूं, लेकिन एरोड्रम नहीं जाऊं, कोटरी से जाऊं, और कोटरी से फिर मैं वही लेफ्ट मुड़ूं शीला चौधरी रोड पे, और वहां से फिर मैं जवाहर नगर पेट्रोल पंप पे पहुंच जाऊं। तो जवाहर नगर पेट्रोल पंप पहुंचने के 3 तरीके हैं। तीनों में रास्ता अलग अलग है, कोई मुझे कहां पहुंचाएगा, कोई मुझे कहां पहुंचाएगा, लेकिन मेरी मंजिल सेम है। तो अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं? एनडीपी एट एफसी को, सॉरी एनएनपी एट एफसी को। किसको कहते हैं? अब ये एनएनपी एट एफसी तक पहुंचने के 3 मेथड है। पहला वैल्यू एडेड तुम्हें पढ़ा दिया, दूसरा मेथड है इनकम, और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर। ये मुझे पहुंचाएगा जीडीपी एट एमपी पे। कहां पहुंचाएगा? लेकिन मेरी मंजिल क्या है? ये मुझे पहुंचाएगा एनडीपी एट एफसी पे। कहां पहुंचाएगा? लेकिन मेरी मंजिल कहां है? ये भी मुझे पहुंचाएगा एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी पे, लेकिन मेरी मंजिल कहां है? तो ये वाला तो जीडीपी एमपी पहला वाला, और तीसरा वाला भी कहां पहुंचाएगा? जीडीपी एमपी, लेकिन दूसरा वाला कहां पहुंचाएगा? एनडीपी एफसी। पहुंचना कहां है? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, और कैसे पहुंचना है? अभी पहली स्टेप में क्या पढ़ाया तुम्हें रिवीजन में? फॉर्मूले बनाकर। कैसे फॉर्मूले? ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस, याद रखोगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआई, मार्केट से फैक्टर पे आना है माइनस एनआईटी। हो गया? इधर नेशनल से नेशनल एन और एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआई, फैक्टर फैक्टर सेम है, तो ये सबसे छोटा रास्ता है। तो इनकम मेथड सबसे प्यारा लगता है सबको, छोटा है ये, सीधा तुम्हें कहां पहुंचाएगा? एनडीपी एफसी। और पहुंचना कहां है? तो इसमें एन और एन तो सेम है, एफसी और एफसी सेम है, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या प्लस करना है? एनएफआई। फिर एक्सपेंडिचर में भी सेम प्रोसेस है। तो इस तरीके से अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल सेम है। अब इनकम मेथड देखो, मैंने यहां लिख भी दिया, ये कहां पहुंचाएगा? एनडीपी एट एफसी, और ये कहां पहुंचाएगा? जीडीपी एट एमपी। अब इधर आओ, इनकम मेथड के क्या कंपोनेंट्स है? पहले क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या आता है? इनकम मेथड 3 चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से? वहां पे तो सेल में चेंज इन स्टॉक प्लस होता था और इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होता था। यहां माइनस कुछ भी नहीं होगा, सब प्लस ही प्लस होगा। तो इनकम मेथड 3 चीजों से मिलकर बना है। बोलना मेरे साथ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआईएससी। एमआईएससी का मतलब है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है ये, ऑपरेटिंग सरप्लस है, और एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। गलत गलत लिख रखा तूने कॉपी में, तो ये तेरी कॉपी में से ही तो लिखा है उसने। बोले फालतू झूठ मत बोला करो का तू। तो तू यार कहना चाहती है मेरा स्टाफ गलत लिख रहा है? हाँ,
आरोप लगा रही थी उनके ऊपर। चलो हाँ जी, ये मेथड ये मानता है कि इंडिया में जो लोग पैसे कमाते हैं वो 3 जगह से कमाते होंगे। या तो वो किसी के यहाँ पे जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, या उनके पूर्वज, उनके बाप दादा बहुत प्रॉपर्टियां उनके लिए छोड़ के गए हैं तो वो किराए की इनकमों से कमा रहे हैं, या फिर वो मेरी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना रोजगार खुद डेवलप करते हैं, ना तो किसी के अंडर में काम करते हैं ना किसी प्रॉपर्टी से कमाते हैं। वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद अपने बिजनेस में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। मतलब काम करते हैं वो, लेकिन वो खुद के लिए काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी मैं जॉब करूंगा किसी स्कूल में तो मैं उस स्कूल के लिए काम कर रहा हूं, जो भी रिजल्ट दूंगा वो उस स्कूल का रिजल्ट बनेगा, मेरा रिजल्ट नहीं बनेगा। जो भी बच्चे नए आएंगे स्कूल के आएंगे, मेरा कुछ भी नहीं बनेगा उसमें। तो मैं क्या हूं, जॉब वाला बंदा हो गया। लेकिन वही काम मैं मेरी कोचिंग में कर रहा हूं, वो इतना ही डेडिकेशन से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी होगा वो मेरा होगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया मैं, ठीक है। तो 3 जगह से भाई साहब आप पैसे कमा सकते हो। या तो आप किसी के यहाँ काम करके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है ये क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, या फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये कर लो, इसमें क्या क्या आएगा इधर देखो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा एक तो वेजेस एंड सैलरी जो आपको कैश में मिलती है। किस में मिलती है, एक काइंड में मिलती है, और एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए करता है। किसके लिए करता है, 3 तरीके से सैलरी मिलती है। उस समय बताया था, जल्दी जल्दी सुन लो। आज अगर मान लो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो वो कंपनी मुझे 12 लाख रुपए दे रही है, 1 लाख रुपए महीना हाथ में तो वो तो हो गया कैश 12 लाख। साथ में वो कंपनी कह रही है कि भाई आपको रहने के लिए घर मिलेगा फ्री में, आपको कोई रेंट वेंट नहीं देना, कंपनी देगी उसका रेंट, आने जाने के लिए गाड़ी भी मिलेगी, कपड़े लत्थे मिलेंगे आपको, लॉन्ड्री की सर्विस मिलेगी, कपड़े जहाँ होगा कोई खराब हो यहाँ दे दो, बच्चों की स्कूल की फीस भी स्कूल भरेगा, बच्चों कंपनी का भी बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत शानदार, सारे कंपनी के एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं, कोई फीस नहीं देगी। और मैंने इनको टोटल किया तो 4 लाख रुपए के तो इन्होंने मुझे बेनिफिट दे दिए, तो ये भी मेरी सैलरी है। और साथ में ये मेरे प्रोविडेंट फंड में, पेंशन में एम्प्लॉयर अपनी तरफ से 2 लाख रुपए सालाना डालता है, तो वो भी मेरी सैलरी हो गई, क्योंकि वो भी मुझे ही मिलेगा, मेरे नाम से डल रहा है। तो कुल मिला के ये कंपनी मुझे 18 लाख का पैकेज दे रही है। कितना दे रही है कंपनी 18 लाख कैश में ही दे दे ना, नहीं देते आजकल, एम्प्लॉय भी ये चाहता है ना दे इनकम टैक्स वगैरह में फायदा मिलता है इससे। आज 18 लाख मेरे हाथ में आएंगे तो 18 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कंपनी को कि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं किराए के घर में ही रह रहा हूं, तो रेंट मुझे देना पड़ेगा, तुम दे दो रेंट तुम मुझे पैसे दोगे, गाड़ी मुझे खरीदनी पड़ेगी, तुम तुम्हारी गाड़ी दे दो, और मेरी सैलरी थोड़ी कम कर दो, तो 12 लाख पे मेरा टैक्स लगेगा और ये बेनिफिट्स मेरे टैक्स फ्री हो जाएंगे। अब इनकम टैक्स वाले इनके बाप है, तो इनकम टैक्स ने ये परक्यूसिट्स पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब आगे पढ़ोगे आप, तो पहले तो क्या था, इनकम टैक्स में जो कैश में मिल रहा है उसी पे टैक्स लगेगा। धीरे धीरे जो कंपनसेशन काइंड में मिलता है उस पर भी टैक्स लगा दिया इन्होंने, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय बड़ी कंपनी ज्वाइन करता है तो अपनी टर्म पे करता है, क्योंकि जितनी उसको जॉब की नीड होती है कंपनी को भी उसकी नीड होती है। और स्पेशली अगर वो CA हो तो वो तो ये सारा दिमाग लगा के आता है पूरा टैक्स वैक्स पढ़ के, तो वो कहता है भाई साहब मेरी सैलरी क्या ऐसे डिजाइन करना, तुम मुझे 18 दोगे ना तो कैश में तो इतना देना, बाकी के इतने बेनिफिट दे देना, बाकी का ये दे देना। तो बोलेंगे भाई तू, अरे यार आपका तो उतना ही जा रहा है ना, आप तो मुझे 18 लाख देने को बैठे हो तो 18 ही दो, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे दो, दिमाग मत लगाओ, मैं लगा के आया हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा भैया तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम ऐसे सारे बेनिफिट लोगे, तो इनकम टैक्स वाले सब बेनिफिट पे भी अब टैक्स लेने लग गए। खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है कि जो पैसा मुझे कैश में मिल रहा है वो भी मेरी सैलरी है, जो पैसा मुझे काइंड में मिल रहा है वो भी मेरी सैलरी है, तो नेशनल इनकम में तो दोनों ही आने चाहिए। इसीलिए, और जो वो मेरी सोशल सिक्योरिटी के लिए, पेंशन प्रोविडेंट फंड के लिए पैसे डाल रहा है वो भी तो मुझे कभी ना कभी मिलेंगे, वो भी मेरी सैलरी है। तो ये तीनों चीज को ये लोग सैलरी का पार्ट मानते हैं। बोलो मेरे साथ कंपनसेशन इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। बोलो ये तीनों चीजों को जोड़ना तो क्या आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या आ जाएगा, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ूं तो भैया नेशनल इनकम में पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा, दूसरा आप कमाते हो ऑपरेटिंग सरप्लस से। किससे कमाते हो, आगे बाप दादा बहुत पैसा छोड़ गया आपके लिए, तो उसके ऊपर क्या आता है आपको, रेंट आता है, या फिर क्या आता है, बैंकों में FD करा रखा है, क्या आता है, और कंपनियों में निवेश कर रखा है, उससे क्या आता है, प्रॉफिट।
कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, उससे क्या आता है? प्रॉफिट आता है। ये चार चीजों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आ जाएगा? क्लियर हो तो आगे बढ़ू। फिर आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इनकी कोई पार्ट नहीं है। जैसे कंपनसेशन तीन तरह का था, ये अब सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या सब लोग आ गए। जैसे मैं आ गया, आपके पिताजी की दुकान है, आपके पिताजी भी क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप में से किसी के घर में कोई खेती करता होगा, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपके घर में कोई एक छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाता है, वो भी क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। इंडिया में 50% से अधिक लोग, इंडियन इको में पढ़ाया था 52% लोग क्या है? तो इंडिया का जीडीपी किन लोगों से बनता है? आपके और मेरे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से। किससे बनता है? सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। हमारा इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा बड़ा है फॉर्मल सेक्टर से। तुम यूएसए का जीडीपी निकालोगे ना बच्चों, तो उसमें सबसे ज्यादा ये लोग होंगे जो किसी के अंडर में जॉब करते हैं। क्या तो उनको सरकार जॉब दे देती है, प्राइवेट सेक्टर जॉब दे देती है। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप। एक यहाँ ठेला डाल दिया, एक यहाँ छोटी सी दुकान डाल दी, ठीक है, एक यहाँ पे कोई छोटा सा काम शुरू कर दिया। ये यूएसए में नहीं होता। ये अब सब तो वहाँ के छोटी छोटी दुकानें नहीं होती है, सब एक चेन के तहत होती है। वहाँ आपको बर्गर भी खाना है तो बहुत सारी जगह पे मैकडोनल्ड के आउटलेट्स दिखेंगे आपको। हमारे यहाँ नहीं कि उसके लिए इतना दूर चल के कोई मॉल में जाना पड़े, हर जगह जगह पे। यहाँ सामने एक KFC, ये रहा। तो ये तो चेन में हो गए, एक ही चला रहा है इसको, और जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं सब क्या है? सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे फॉर्मल सेक्टर बहुत है, सैलरी वाले लोग बहुत है। हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर है। हमारे यहाँ पे कौन से वाले लोग हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। और हमारा देश चलता है इन सेल्फ, क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। ना तो सरकार कर सकता है, ना प्राइवेट सेक्टर कर सकती है। तो हम अपना रोजगार खुद डेवलप करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ इनकम टैक्स देने वाले लोग भी 4% है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भैया जब आप हमें कुछ दे ही नहीं रहे हो सरकार की तरफ से, तो मैं खुद ही मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो जो मुझे समझ आएगा उतना टैक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, और वहाँ ये लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग इतनी जॉब्स क्रिएट करते तुम्हें करते, तो आप जब हम तुम्हें सैलरी देंगे तो उसमें से टैक्स पहले काट के देंगे। तो वहाँ पूरा कलेक्शन होता है, यहाँ हो नहीं पाता। यहाँ पे आप क्यों छोड़ दिया? अब हमारा अगर ये सेक्टर फॉर्मलाइज हो जाए, सरकार इनको कंट्रोल में ले, सब कुछ करे, तो आपको जो भी पैसे ले उस पर टैक्स पहले ही काट ले। अब आपके ऊपर छोड़ दिया, आप कमाओ, आपके हिसाब से दे दो, तो फिर 4% ही कलेक्शन रह जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। ठीक है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और ये है ऑपरेटिंग सरप्लस। एक बार फिर बोलो, इनकम मेथड कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 3 चीजों से। पहले कौन होते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरे कौन होते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरे कौन होते हैं? MISC। कंपनसेशन 3 चीजों से मिलकर बनता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, फिर सैलरी इन काइंड, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सरप्लस 4 चीजों से मिलकर बनता है। सिंपल है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जल्दी जल्दी। MISC में कुछ भी नहीं आता। इन तीनों को प्लस करते हैं, 1, 2 और 3। तो इस मेथड में आप कहां पहुंचते हो? NDPAT-FC पे। कहां पहुंचते हो? ये क्लियर होता आगे बढ़ू। एक छोटी सी चीज और सुन लो। कंपनी जब हमें प्रॉफिट देती है तो कंपनी उसके 3 टुकड़े कर देती है। एक तो आपके हाथ में दे देती है जिसे डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सरकार को टैक्स दे देती है जिसे कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, और एक अपने पास बचा के रख लेती है, उसे रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर मान लो कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो 30 रुपए तो वो सरकार को टैक्स दे देगी, 40 रुपए आपके हाथ में दे देगी। कितने हुए? 80, और 20 रुपए अपने 70, और 30 रुपए अपने पास बचा के रख लेगी। कितने हुए? 100। तो कंपनी ने 100 कमाए थे कि 40 कमाए थे? 100 कमाए थे ना। तो हमें अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन ना हो तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। किसको? कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 100, तो फिर हमें कुछ भी लेना। तो प्रॉफिट के कितने कंपोनेंट है? प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट है, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड। आगे बढ़ू क्या मैं? ठीक है, एक बार फिर वापस सुन लो। ये मेथड कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3 चीजों से। पहले क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरे नंबर पे ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरे नंबर पे MISC। क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर 3 चीजों से मिलकर बना है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। क्या? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसको साइड में रख दो।
अब कंपल्सन एम्प्लॉइज के बाद दूसरी चीज क्या आती है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस 4 चीजों से मिलकर बना है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्या क्या? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर एमआईएसी। एमआईएसी में कुछ भी नहीं है। जब उन 3 चीजों को तुम जोड़ोगे तो तुम कहां पहुंचोगे? एनडीपीएट एफसी पे। कहां पहुंचोगे? अब थोड़े सवाल जवाब फिर कर लेता हूं तुम लोगों से, देख लेते हैं 100 हो तो नहीं रहे हो ना। हाँ फहद इधर देख बेटा, खड़ा हो एकदम। इस मेथड से तुम एनडीपीएट एफसी पे पहुंच गया। अब क्वेश्चन में पूछा है तेरे से जीएनपी एट एमपी। क्वेश्चन में क्या पूछा है तेरे से और तू कहां पहुंच गया? कैसे पहुंचा? 3 चीजों को प्लस करके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआईएससी। ठीक है, अब इन तीनों से तेरा आंसर आ गया 10,000। लेकिन तेरे को क्या पूछा है क्वेश्चन में? जीएनपी एमपी। जल्दी बता दे कैसे पहुंचेंगे जीएनपी एमपी पे? तेज बोल बेटा, वेरी गुड। क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन, फिर माइनस एनएफआईए, प्लस एनआईटी। बैठ जा। नितिन सही बोला इसने, खड़ा हो। हाँ तेज बोल, वेरी गुड। एक चीज गलत बोली, एनएफआईए क्या होगा? प्लस होगा। फहद ये क्या है? डोमेस्टिक, छोटा है। और नेशनल क्या है? तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो एनएफआईए क्या होगा? प्लस। फिर फैक्टर भी छोटा है, फैक्टर से मार्केट पे जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस है नेट। लेकिन नेट छोटा है और ग्रॉस बड़ा है। अब छोटे से, ये भी गलत है, छोटे से बड़े पे जाने के लिए डेप भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये भी गलत बोला आपने। ठीक है, मतलब तीनों ही चीज छोटी है और हमें तीनों ही बड़ी चीज पे पहुंचना है। नेट क्या होता है? छोटा है। ग्रॉस क्या है? बड़ा है। ये टेबल तो याद करनी पड़ेगी, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घर जाके और रिवाइज करना भाई इसको। ये हो गया। अब अगला तीसरा और आखिरी मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या आता है? इस मेथड से हम कहां पहुंचेंगे? वहीं जीडीपी एट एफ। ये मेथड के भी 4 कंपोनेंट है। पहले इसका थोड़ा लॉजिक बता दूं मैं। इनकम मेथड ये कहता है कि जितने भी लोग कमाते हैं सबकी इनकम को प्लस कर लो, देश की इनकम आ जाएगी। एक्सपेंडिचर मेथड ये कहता है कि जितने भी लोग खर्च करते हैं उनके खर्चों को प्लस कर लो, क्योंकि उनके खर्चों को प्लस करोगे तो देश की इनकम आ जाएगी, क्योंकि जो भी आप खर्च कर रहे हो वो किसी की इनकम है। जैसे ये मोबाइल मैंने जिससे खरीदा वो सुर संसार वाले की इनकम हो गई, तो मेरा मोबाइल का खर्चा जोड़ लो। ये बोर्ड मैंने जिससे खरीदा वो उसकी इनकम हो गई, तो मेरा बोर्ड का खर्चा प्लस कर लो। आपने जितने भी कपड़े पहन रखे हैं, आपने किसी से खरीदे होंगे, आपके खर्चे प्लस कर लो कपड़ों के, तो वो किसी की इनकम हो गई। तो ये मेथड कितना बढ़िया है, क्या लॉजिक लगाया इसने कि जितने भी लोग खर्चा कर रहे हैं खर्चों को प्लस कर लो तो देश की इनकम आ जाएगी। मुझे कौन सा इंडिविजुअल इनकम से मतलब है? मुझे रमेश, सुरेश, शब्बीर, मल्होत्रा, सैनी, नारायण, गुप्ता, शर्मा जी, वर्मा जी, इनकी इनकम से थोड़ी मतलब है, उर्विका से। मुझे किससे मतलब है? पूरे देश ने कितने कमाए, तो देश की इनकम आ जाएगी। सबके खर्चे प्लस कर लो तो देश की इनकम आ जाएगी। खर्चों को इन्होंने 4 हिस्सों में कैटेगराइज करा है। 4 तरीके के खर्चे होते हैं, आप बताना 4 से कोई 5वां हो तो। पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंस। क्या? ये वो खर्चा है जो आप अपनी कंजम्पशन नीड को पूरा करने के लिए करते हो। किसको पूरा करने के लिए? जैसे आप कपड़े पहनते हो, खाना खाते हो, मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो बराबर। ठीक है, ये आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कौन से? इससे आपकी कोई एसेट क्रिएट, या आप खाते हो पीते हो खत्म, या आपकी कोई एसेट को क्रिएट, तो ये कंजम्पशन नीड को पूरा कर रहा है। किसको पूरा कर रहा है? दूसरे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। ये वो खर्चा है जो सरकार आपके लिए करती है। ठीक है, अभी सरकार आपको राशन देती है, ठीक है, ब्लैंकेट देती है, ठीक है, आपके लिए और भी दूसरे खर्चे करती है, आपके लिए रोड बनाती है, उसके लिए सरकार को बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती होगी। ठीक है, सरकार भी बहुत सारे खर्चे आप पे करती है। रोड तो इसमें नहीं लगी क्योंकि रोड तो एसेट बन गई। वो खर्चे जो सरकार आपके कंजम्पशन के लिए करती है,
तो वो इसमें आ जाएंगे GFC। अब इसका मैंने उस समय एक सिंपल तरीके से समझाया था आपको कि किसी राशन की दुकान पे गया, मैंने 10,000 का राशन खरीदा तो वो PFC। अब वही राशन सरकार ने मेरे घर पे डलवा दिया कि भैया ये स्कीम है, ये स्कीम के तहत आपके घर पे राशन आ जाएगा, तो वो GFC। राशन तो आ ही रहा है ना, तो वो कंजम्पशन नीड को पूरा करेगा, PFCE, और इधर क्या आएगा GFC। बढ़ू आगे बढ़ू। तीसरा खर्चा जो आप करते हो अपनी कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर, किस पे करते हो? GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके कुछ फॉर्मूले वो बाद में देखेंगे, अभी 2 मिनट रुक जाओ। ये GDCF। तो तीसरा खर्चा आप किस पे करते हो? कैपिटल फॉर्म करने के ऊपर। जैसे मैंने लैंड खरीदी, मैंने शोरूम बनाया, मैंने अपने इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें डाली, मैंने कोई प्लांट सेटअप किया, ये सब मेरी कैपिटल को फॉर्मेशन कर रहा है। ये मैं कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा हूं, तो ये किस में आएगा? GDCF। किस में आएगा? और लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट। क्या आता है लास्ट? इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मैंने उस समय जब पढ़ाया था तो आपसे पूछा था कि जब सारे खर्चे आते हैं तो नेट एक्सपोर्ट तो इनकम है, PFC खर्चा है, GFC खर्चा है, GDCF, ये जो तीनों है ना, ये तो खर्चे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ये कंजम्पशन पे खर्चा किया, गवर्नमेंट ने मेरे पे खर्चा किया, ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये मैंने अपनी एसेट बनाने पे खर्चा किया। नेट एक्सपोर्ट तो इनकम है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में इनकम क्यों आती है? ये मैंने उस समय आपसे एक सवाल पूछा था, ताहा याद है पीछे क्यों आती है? व्हाई नेट एक्सपोर्ट इज पार्ट ऑफ दिस मेथड? ये लॉजिक बताते हैं तुम्हें, कुछ लॉजिक याद नहीं रहते। अब अभी भी क्यों बताऊं, याद तो रहेगा नहीं, रट लो। 4 चीजें आती है, चारों रट लो। याद है नैन्सी मल्होत्रा? और इंपोर्ट माइनस क्यों कर रहे हैं? तो ना लेते ना उसे माइनस क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ना लेते। बोलेगा? सही बोलेगा? बोल। अब तो गया बेटा, ट्रेन छूट गई, खत्म। अब तो पेपर ले लिया, अब तो इको का पेपर ले लिया तेरे से, अब तो लिख सकता है वापस। हप्पा। हाँ बताओगे? कुमकुम बताएगी, बोल बेटा। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ ना, वो प्रोडक्शन किसी और कंट्री का है, तो वो कंट्री का इंपोर्ट हमें नहीं लेना चाहिए। माइनस क्यों कर रहे हो? इग्नोर भी तो कर सकते थे, लेते ही नहीं इसको। समझ रहे हो? माइनस क्यों कर रहे हैं बताएगी? हाँ तो इग्नोर करो ना, लो ही मत ना। हाँ अच्छा, अरे यार, अब एक बार घर जाके वीडियो देखना, बता रखा है, चेक करना। हाँ फालतू के रीजन मत दो, बिल्कुल जेन्युइन रीजन है। हाँ बोलो। जरूरी नहीं है। मैंने पूमा का शूज बाहर से खरीदा, क्या फर्दर प्रोड्यूस करूंगा? लाया और पहन लिया, नहीं खरीदता मैं, आप नहीं खरीदते, एडिडास के शूज नहीं खरीदते, पूमा के शूज नहीं खरीदते, ये सब इंपोर्ट है ना। इंपोर्ट आपने नहीं करा, आपको तो गुमानपुरा से मिल गया। अब गुमानपुरा वाले को पूछो, वो मुंबई से लाता होगा, मुंबई वाले से पूछो, एंड रिजल्ट क्या आएगा? वो कहीं ना कहीं से लाता होगा उसे, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, तुम्हारी ऐसी तैसी यहाँ से भी, इंडिया में तो नहीं बना वो, तो मैं उसे लूँ ही ना। अब सुनो, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब मैंने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन लिया तो इसमें मैंने सारा कंजम्पशन गुड्स ले लिया जितना भी था। इसमें मैंने ये नहीं देखा कि वो इंडिया में बनाए कि बाहर बनाए, सारा कंज्यूम्ड आ गया। तो अगर इसमें 10,000 करोड़ का माल कंज्यूम हुआ है, उसमें से 1,000 करोड़ का बाहर का था, लेकिन वो हमने यहाँ माइनस नहीं किया, हमने तो पूरा 10,000 ले लिया। तो हमने इंपोर्ट यहाँ माइनस कर दिया ताकि वो 10,000 में से 1,000 जो बाहर बना है वो हट जाएगा। तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से कितना माल बना है? 9,000, इसलिए हम लोग लेते हैं।
ये लॉजिक है। बाकी जो तुम बोल रहे हो वो भी रीजन सही है, लेकिन वो रीजन माइनस क्यों करवा रहा है? अगर मैं कह रहा हूं कि ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो इंडिया में नहीं बनी है, ये चाबी इंडिया में नहीं बनी, ये न्यूयॉर्क में बनी है, तो मैं इसे माइनस करूंगा क्या? न्यूयॉर्क से पूछूंगा भाई तुम कितनी चाबी बनाते हो, मैं यहां से माइनस कर रहा हूं, ठीक है। अब हमने उसे लाए और वो चाबी हमने कंज्यूम कर ली, तो वो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ गई। तो मैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ गई है तो मुझे उसे हटाना पड़ेगा। तो या तो मैं यहीं से इसका नाम क्या रखता, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन या डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स। इसका क्या नाम होता? ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, कि मैं सिर्फ वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले रहा हूं जो गुड्स इंडिया में ही प्रोड्यूस हुए। मैं तो यहां पे सारा कंजम्पशन ले रहा हूं, इंडिया में हुए हो कि बाहर हुए हो, तो जो माल बाहर प्रोड्यूस हुआ है वो हम हटा देंगे। और एक्सपोर्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि जो माल इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है वो कंज्यूम कहीं बाहर हुआ है, लेकिन प्रोड्यूस तो इंडिया में हुआ है, तो वो पीएफसी में आ ही नहीं रहा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में। अब जैसे मैंने ये चाबी बनाई और ये मैंने अमेरिका में बेच दी, न्यूयॉर्क में बेच दी, ऑस्ट्रेलिया में बेच दी, कनाडा में बेच दी, तो ये चाबी इंडिया में तो आई नहीं, तो ये चाबी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में तो इंक्लूड ही नहीं है, लेकिन आनी तो चाहिए क्योंकि माल तो इंडिया में बना है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट को लेते हैं और इंपोर्ट को माइनस करते हैं। अब ये 4 कंपोनेंट याद रखना, फिर एक लास्ट चीज पढ़ाता हूं और खत्म करते हैं। देखो 4 चीजें क्या क्या आएगी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा नेट एक्सपोर्ट। चौथा क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? जीडीसीएफ। यहाँ पे क्या आएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। यहाँ क्या आएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ये चारों चीज जोड़ेंगे। इसमें ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट होगा? देखो इधर, अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये गवर्नमेंट लिखा हुआ ये भी गलत है। उर्विका यार मजा नहीं आता है, ऐसा तू जस्टिफाई मत कर यार, मैंने बोल दिया गलत है मतलब गलत है। आज से तेरी कॉपी लेना कैंसल। ये देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या आएगा इधर? ये 4 चीजों से मिलके बना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है वो पैसा जो आपने अपनी कैपिटल फॉर्मेशन को बनाने में खर्च किया है, मतलब ये पैसे से आपने कुछ कंज्यूम नहीं किया है, आपने अपनी कैपिटल को फॉर्म किया। जैसे मैंने अभी बोला, फैक्ट्री बनाई, मैंने लैंड खरीदी, मशीनें खरीदी, प्लांट लगाया, अपनी दुकान में बहुत सारा माल डलवाया, इससे क्या हो रहा है? मेरा कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 4 चीजों से मिलकर बना है। ये कैपिटल फॉर्मेशन किस किस का होता है? एक तो आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे वही लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये बिजनेस। एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दुकान में माल डलवाते हो। एक रेसिडेंशियल, बड़े बड़े घर बनवाते हो, बंगला बनाते हो, विला बनाते हो, कोठी बनवाते हो, कोठी, ठीक है, तो ये सब रेसिडेंशियल में आ गया। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार आप पे करती है, रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, कैनाल बनाती है। तो कोई आपसे पूछे कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है कितनी चीजों से, तो आप बोलोगे 4 चीजों से। या तो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बिजनेस, या आपने इन्वेंट्री। बिजनेस में सब आ गई, मशीन, शोरूम, लैंड, इक्विपमेंट, सब बिजनेस में आ गया। किस में आ गया? इन्वेंट्री अलग आ गई, घर अलग आ गया। घर में इन्वेस्ट करते हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, आलीशान घर बनाते हैं, और छोटे भी बनाएंगे तो भी आएगा, आलीशान वाले नहीं, सब आएंगे जितने भी घर। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है था, तेरा वाला भी आएगा, मेरा वाला भी आएगा, ठीक है। तो ये रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। और लास्ट होता है कौन सा? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो आप किस पे करते हो? रोड वोड, ब्रिज बनाते हो। इन चारों को आप प्लस कर लो, 1 2 3 4, तो आप कहां पहुंच जाओगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। भाई समझ में आ रहा है कहां पहुंच जाओगे? ग्रॉस डोमेस्टिक। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ये तो पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह बीच में क्या गिवन हो? फिक्स्ड, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप उसमें बस एक चीज ऐड करना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। क्या क्या ऐड करना? क्योंकि अगर वो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहा है तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होती है, घर भी फिक्स्ड होता है, और रोड वगैरह भी फिक्स्ड होते हैं, लेकिन इन्वेंट्री कभी भी फिक्स्ड, इट कीप ऑन
तो अगर मैं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दे रहा हूं तो फिक्स में तीनों आ गए, इन्वेंट्री नहीं आया तो इन्वेंट्री अलग से ऐड कर दो, ऐड इन्वेंट्री, ये लिखा हुआ है, क्या ऐड कर दो, और इन्वेंट्री हमेशा चेंज इन स्टॉक लेनी है, क्लोजिंग माइनस, लॉजिक अभी बता दिया थोड़ी देर पहले, कभी भी क्लोजिंग नहीं लेना, हमेशा क्या लेना है, क्लोजिंग माइनस। क्या लॉजिक बताया भाई रजत पाटीदार? हाँ हाँ वेरी गुड। हमेशा जब भी हम क्लोजिंग लेंगे तो उसमें से ओपनिंग माइनस करेंगे, क्योंकि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग होगा, और जो भी ओपनिंग होता है वो क्लोजिंग में शामिल होता है। जैसे आज अगर मेरे यहाँ पे 100 टी शर्ट बची हुई है अभी, तो इसमें से 20 टी शर्ट वो भी होंगी जो पिछले साल की थी, क्लोजिंग में ओपनिंग शामिल होती है, लेकिन जो 20 पिछले साल की टी शर्ट है वो तो इस साल में काउंट करनी नहीं है, क्योंकि तो पिछले साल काउंट हो गई। तो 100 में से 20 पिछले साल की हटा दो तो इस साल की कितनी फ्रेश टी शर्ट मेरे पास बच गई, 80, क्योंकि जो 100 बची हुई है 20 तो पहले की भी बची हुई थी, तो मेरी फ्रेश टी शर्ट कितनी बची हुई रह गई, 80, बाकी की कंज्यूम हो गई, बाकी बच्चों को दे दी, 80 मेरे पास बची हुई रह गई। तो क्लोजिंग में से हमेशा क्या करना है, ओपनिंग। पूरी नेशनल इनकम में याद रखना, रखोगे याद, पूरी नेशनल इनकम में क्लोजिंग में से एक फॉर्मूला और सुन लो लास्ट। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या दे रखा होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एनडीसीएफ, क्या दे रखा होगा, तो आपको पता ही है नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करते हैं, छोटे से बड़े पे आने के लिए। तो अगर आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन आपको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट से ग्रॉस पे पहुंचने के लिए क्या प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन। ये तीसरा और आखिरी मेथड समाप्त हुआ। एक बार वापस तीसरे मेथड का रिवीजन। एक्सपेंडिचर मेथड 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब जो बीच में प्राइवेट फाइनल डायरेक्ट गिवन होगा, गवर्नमेंट फाइनल डायरेक्ट गिवन होगा, जीडीसीएफ डायरेक्ट गिवन, क्या गिवन नहीं होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 3 फॉर्मूले बताए खाड़ा जी, 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला सिंपल वाला, इसमें अपन सारी इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दें। क्या क्या इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फिर बोलो, फिक्स बिजनेस जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तीसरी रेसिडेंशियल घर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, और चौथी पब्लिक इन्वेस्टमेंट। चारों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीसीएफ। अगर आपको क्वेश्चन में जीडीसीएफ ना दे रखा हो लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी हो, क्या दे रखी हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स, तो फिक्स के लिए एक चीज और प्लस कर दो, चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस कर दो, क्योंकि स्टॉक कभी भी फिक्स नहीं होता, तो अगर फिक्स दे रखा है तो उसमें ये 4 में से 3 इन्वेस्टमेंट तो आ गई होगी क्योंकि फिक्स बोला है, लेकिन ये नहीं आई होगी, तो स्टॉक अलग से ऐड करना। और लास्ट फॉर्मूला, अगर आपको जीडीसीएफ के बारे में कुछ भी ना दे रखा हो लेकिन एनडीसीएफ दे रखा हो, तो फिर तो बिल्कुल सिंपल है, एनडीसीएफ से जीडीसीएफ पे आने के लिए क्या करो, ग्रॉस डेप्रिसिएशन ऐड करो, क्योंकि नेट से ग्रॉस पे आने के लिए डेप्रिसिएशन। एक फॉर्मूला और रह गया इसका, वो भी लिख लो। अगर आपको मैं क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दूं, है ना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल, लेकिन बीच में यहां पे भी क्या घुसेड़ दूं, फिक्स, तो फिक्स हटाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक ऐड करना, और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए तो एक चौथा फॉर्मूला और बन गया। अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या दे रखा हो, अरे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो, तो फिक्स हटाने के लिए क्या प्लस करना, चेंज इन स्टॉक, और क्या प्लस करना, समझ में आया। ये आपको मैंने आज नेशनल इनकम का पूरा प्रैक्टिकल रिवाइज कराया, टेबल से लेकर 3 मेथड तक। अब इसमें कुछ अच्छी छोटी छोटी मगर मोटी बातें सुन लो जो शीट के क्वेश्चनों में तुम्हें परेशान कर सकती है। यहाँ देखो, पॉइंट नंबर 1, क्यों गेट लगा दूं, चाय मंगवा ले, चाय, सर बहुत दुख रहा है, अरे माथे ही आती है यार। प्रशांत को भेज यार, तू किसी काम की नहीं है। प्रशांत चाय लिया यार भाई, कोई भी नहीं बोल तो दिया। मेरा मोबाइल तो मैसेज पढ़ लेती है मेरे तो ना लॉक लगा दे पहले, ले 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 ले। आपका लॉक मुझे पता है।
समझ गया ना तू? और कभी भी ऑफिस में फीमेल स्टाफ मत रखना, मेल स्टाफ रखना। इतना सब बोलते इतने आंसू आते हैं, समझ गया? हाँ, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं अपन। किस में रहते हैं? चलो, क्या बोल रहा था मैं तुम्हें यार, सब भूल गया है तो सब बुला दो। छोटी छोटी मगर मोटी बातें सुनो। ये 3 मेथड तो तुम्हें 90% क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। 10% केस में अगर कुछ आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आया तो वो चीजें तुम सुन लो, बाकी 90% इसमें हो जाएगा काम तुम्हारा। पॉइंट नंबर 1, अब ये तो तुम लिखना चाहो लिख लेना बाद में वीडियो देखकर, अभी लिखाने का टाइम नहीं है, कि पहले लिखवा रखी है तो सब बातें तुम्हें बस सुन लो। तुम मेरी तरफ देखो, जो तुम्हें शीट के क्वेश्चनों में बहुत काम आएगा। क्वेश्चन भी तुम्हें मैंने करवा रखे हैं, वो क्वेश्चनों की भी वीडियो है तुम्हारे पास, ठीक है? तो कभी कुछ हेल्प लगे तो वीडियो की ले लेना, वही क्वेश्चन है सारे। बस वो क्वेश्चन पूरी वीडियो ना देखना पड़े, इससे पहले से सारे पॉइंट बता रहा हूँ जो तुम्हें परेशान कर सकते। 2 मिनट तुम मेरी तरफ देख लो, 10 मिनट लूंगा मैं तुम्हारे मैक्स टू मैक्स। इधर देखो, पहला पॉइंट, कई बार वो क्या करेगा, वैल्यू एडेड मेथड में तुम्हें सेल दे देगा। और सेल कैसे देगा वो तुम्हें, कि सेल ऑफ ए टू बी, ए ने माल बेचा बी को 500 रुपए का, और नीचे दे देगा ए ने माल बेचा सी को, फिर बोलेगा ए ने माल बेचा डी को। तो आपने ए ने जो माल बेचा बी को, ए ने जो माल बेचा सी को, ए ने जो माल बेचा डी को, सब प्लस करना है आपको, क्योंकि आपको ए की टोटल सेल लेनी है। क्या लेनी है? पॉइंट नंबर 1 हो गया, सबको प्लस करना है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ए की टोटल सेल 700 है और ऊपर लिख दूं टोटल सेल, ऐसे ना बोलूं सेल ए टू बी, बी टू सी, ऐसे ना बोलूं, सिर्फ क्या लिख दूं, सेल ऑफ ए ने सेल करी, या टोटल सेल लिख दूं। तो टोटल सेल में उसने बी को, सी को, डी को, फलाना को, ढिमकड़ा को, किसी को भी बेचा, सब आ गई, हमें अलग से कुछ भी लेने की जरूरत। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं तुम्हें टोटल सेल दे दूं और एक्सपोर्ट भी दे दूं, तो कुछ ऑथर का मानना है कि एक्सपोर्ट भी सेल होती है, वो सेल में आ गई होगी, कुछ का मानना है एक्सपोर्ट अलग से प्लस करो। शीट में मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन डाले हैं, आप जो भी कुछ करो नीचे नोट डाल के आना। अगर आप एक्सपोर्ट को सेल के अंदर इंक्लूड, अभी जैसे सेल दे रखी है 5000 और नीचे एक्सपोर्ट दे रखा 100 रुपए, तो अगर 5000 में आप 100 प्लस कर रहे हो तो भी नोट डालना, और नहीं कर रहे हो तो भी नोट डालना। नोट जरूर डाल के आना, एक्सपोर्ट डिस्प्यूटेड मैटर है। 2-3 ऑथर की बुक्स है मेरे पास, दोनों तीनों में अलग अलग ट्रीटमेंट है। सीबीएसई ने इसका कोई क्लैरिफिकेशन आज तक दिया नहीं है। अगर सीबीएसई अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन दे दे कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टोटल सेल में एक्सपोर्ट भी आ गया है तो बहुत ही बढ़िया हो जाए, बट नहीं दे रहा है, तो हम लोग अगर टोटल सेल दे रखी है, मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट उसमें आ गया है, लेना मत, नीचे नोट डाल के आना, एक्सपोर्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टोटल सेल, हैंस वी हैव नॉट एडेड इट टू सेल, हमने इसको सेल में ऐड नहीं। क्या बोली मैंने, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, 3 बातें। पहला, अगर आपको सेल ऐसे दे रखी है, सेल ऑफ ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ऐसे, तो आपको सबको प्लस करना है, आपको सबको प्लस करना है। क्या निकालने के लिए? टोटल सेल निकालने के लिए। क्या? पॉइंट नंबर 2, अगर मैं आपको टोटल सेल दे देता हूं 10,000 और फिर बोलता हूं ए को बेचा, बी को बेचा, फिर आपको कुछ भी ऐड, क्योंकि टोटल सेल में सब आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं आपको टोटल सेल दे देता हूं 10,000 और नीचे एक्सपोर्ट भी दे देता हूं 100 रुपए, तो आप ये मान सकते हो कि एक्सपोर्ट इसमें इंक्लूड है, और आप ये भी मान सकते हो कि एक्सपोर्ट इसमें अभी इंक्लूड, तो जो भी मानो उसका क्या डाल के आना है, और दुआ करना क्वेश्चन में क्लैरिफाई ही कर दे। जैसे एक्सपोर्ट के आगे मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखे अभी सैंपल पेपर में, जिसमें एक्सपोर्ट के आगे लिखा होता है ब्रैकेट में नॉट इंक्लूडेड इन सेल, बस फिर तो हमें इंक्लूड करना है। नॉट इंक्लूडेड का यज्ञश्री ये मतलब ये लेना नहीं है, नॉट इंक्लूडेड का ये मतलब है कि ये इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हमें इसे इंक्लूड करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी एक प्रकार की सेल ही होती है। एक्सपोर्ट क्या होता है? इसको साइड में लगा दो। अब जो मैं सेल करूंगा वो तुम्हारे लिए परचेज है, तो सेम रूल परचेज पे भी अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूं सेल बाय ए टू बी, तो वो बी की परचेज हो गई। तो अगर मैं तुम्हें बोल दूं परचेज ऑफ बी 3000, तो मैंने तुम्हें परचेज दे दी ना, तो आपको इंडिविजुअल परचेज काउंट। लेकिन अगर मैं बी की कोई परचेज ही नहीं दे रहा हूं, तो जो ए की सेल है अपने आप समझ जाना वो बी की परचेज है।
समझ रहे, लिख के बताता हूं। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं सेल बाय ए टू बी 4000 है ना, अब मैं यहां पे बोल दूं परचेज ऑफ बी 6000, तो बी की परचेज कितनी है, उसमें से ए से कितना परचेज किया है उसने, और 2000 का और कहीं से किया होगा, तो आप बी की परचेज कितनी पकड़ना, 4 को कुछ भी छेड़ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कुछ भी नहीं देता, फिर आगे मैं दे देता हूं सेल ऑफ बी, बी की सेल दे देता हूं, फिर मैं तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक, फिर मैं तुम्हें ओपनिंग स्टॉक, और क्वेश्चन खत्म। तो मैंने तुम्हें बी की तो परचेज बताई नहीं, बी की सिर्फ क्या बता दी, सेल। तो समझ जाना ए की सेल, बी की क्या है, तो फिर इन दैट केस बी की परचेज कितनी पकड़ना, 4000। याद रखोगे छोटी छोटी बातें, ठीक है। रूल समझ में आ रहा है ना क्या है। अगर मैं तुम्हारी टोटल परचेज दे देता हूं, तो तुम्हारी टोटल परचेज में जो तुमने मुझसे परचेज किया, किसी और से परचेज किया, गवर्नमेंट से परचेज किया, मुर्तजा सर से परचेज किया, अब्दुल्ली सर से, सब उस परचेज में आ गया। लेकिन अगर मैं तुम्हारी परचेज नहीं देता हूं, तो जो तुमने मुझसे परचेज किया उससे सब परचेज को आपको प्लस करके आपकी टोटल परचेज निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू एडेड मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। कौन से मेथड में, और एक इंपॉर्टेंट बात तो मैंने ऊपर बताई दी, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि वैल्यू एडेड मेथड में आपको परचेज, रेंट पेड, सैलरी सब लेना है, क्या नहीं लेना है ये इधर ही बता दिया। क्या नहीं लेना है वैल्यू एडेड मेथड में, मशीन, इक्विपमेंट वगैरह। अब दूसरा, इनकम मेथड में कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस वो 2 बातें याद रखना। अगर मैं तुम्हें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दूं, तो तुम्हें वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड, इनको कंसीडर, और यहां पे जो कंपनसेशन लेते हो आप, ठीक है, ये एम्प्लॉय का नहीं लेते हो, एम्प्लॉयर का लेते हो। किसका लेते हो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं क्वेश्चन में तुम्हें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दे दूं, तो उसे तुम्हें ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है, इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं करना। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 100, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है 120, और कैश है 80, तो तीनों को प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 300। लेकिन अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑलरेडी 400 दे दूं, और जानबूझ के तीनों भी दे दूं, तो तीनों उसमें ऑलरेडी शामिल है, इसको आपको इंक्लूड, सीधे आपको क्या उठाना है, कंपनसेशन। याद रखोगे तो सिंपल है। उसी तरीके से अगर मैं आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दूं 400 और रेंट भी दे दूं 100, तो आप इसमें प्लस मत करना, क्योंकि वो रेंट ऑलरेडी इसमें शामिल है। क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस कितनी चीजों से मिलकर बनता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात। फिर एक्सपेंडिचर मेथड में कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जो था इधर ही बता दिया। अब कुछ और बातें सुनो। क्वेश्चन में कुछ अच्छे जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें वो क्या करेगा तुम्हें कि एक तो तुम्हें पूछ लिया जीडीपी एंड एमपी, और एक तुमसे पूछ लिया एनएफआईए। वो एनएफआईए कैसे निकाले, तो तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे तुम्हें दे दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सर, अभी बिल्कुल सिंपल बना रहा हूं मैं, एमआईएससी है ना। तो आप क्या करना, इन तीनों मेथड से, इस मेथड से जो निकल सकता है वो निकालना। जैसे ये 200 है, ये 200 है, ये 300 है, तो इन तीनों को प्लस करो, कितना आएगा, 600। और इस मेथड से आप पहुंचते हो। लिया भाई लिया, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। NDPAT देखा, याद रखना, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं हम। देखो क्या आ गया ये, NDPAT क्या आ गया ये, NDPAT। अब एक तो आ गई, और एक आपको क्वेश्चन में गिवन है मान लो 800, तो इसको और इसको कंपेयर करके आप क्या निकाल सकते हो, NFI। ये ट्रिकी क्वेश्चंस में आता है, और ये बहुत बार आ चुका है, सैंपल पेपर में भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, लेकिन तुमसे आराम से हो जाएंगे विदिन 2 मिनट्स, विदिन 2 मिनट्स। अब इसको थोड़ा खोल के दे सकता था मैं, जैसे कंपनसेशन की जगह क्या दे देता, वेज एंड सैलरी इन कैश, वेज एंड सैलरी इन काइंड, ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह रेंट दे देता, रॉयल्टी दे देता, और प्रॉफिट भी ना देता। प्रॉफिट 3 टुकड़ों में आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड, ऐसे दे देता, थोड़ा लंबा हो जाता। तीनों को प्लस करता, आंसर तो कितना आता, 600। अब कंपेयर करो, इधर देखो, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, आमने सामने रख दो, NDPAT और इक्वल टू करके यहां रख दो GDPAT। प्लीज बोर्ड पे देख लो। अब रिधिमा खड़ी हो तो बेटा, बहुत देर से बैठी हुई है, सो जाएगी अभी। हाँ जल्दी बता, इधर से उधर पहुंचना है, तेज बोल, तेज बोल।
प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन क्योंकि नेट से ग्रॉस पे आना है, और डीपीडीपी सेम है और फैक्टर से मार्केट पे आएंगे प्लस एनआईटी। वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें तो एनएफआई आया ही नहीं, ठीक है, तो इसमें फिर एनएफआई पूछा भी नहीं होगा तो सेट तो ऐसे ही करेगा जिससे निकलेगा, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली दे दिया, ठीक है, तो एनआईटी पूछा होगा। अब ये आपका कितना निकला 600, बैठ जा बेटा चिन्नू। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गिवन है मान लो 200 और ये क्वेश्चन में गिवन है कितना 1000, तो एनआईटी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर्स। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों को प्लस करोगे 800, 800 उधर जाके माइनस होगा, 1000 में से 800 जाएगा, एनआईटी आ जाएगा कितना 200। थोड़ा और घुमाना होगा तो एनआईटी नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट टैक्स पूछेगा। क्या पूछेगा? और सब्सिडी क्वेश्चन में दे देगा 200। कितनी दे देगा? तो उस केस में एनआईटी का फॉर्मूला लगा लेना। एनआईटी तो निकल ही गया 200, एनआईटी का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एक स्टेप और लगेगी, एनआईटी कितना ले लेना 200, आईटी गिवन नहीं है और सब्सिडी कितनी गिवन है 200, तो 200 इधर आके प्लस हो जाएगी, तो आईटी आएगा कितना 400। हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन में एनएफआईए भी पूछ सकता था, लेकिन उसमें फिर वो क्वेश्चन वैसे ही देता, जैसे यहां पे एनएफआईए पूछने के लिए वो हमें एनपी देता, क्योंकि एनपी और डीपी का डिफरेंस एनएफआईए होता है, नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या होता है एनएफआईए। तो ऐसे ही वो क्वेश्चन को सेट करेगा। कर लोगे ऐसे भी हो जाएंगे, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें? कितनी बातें बताई मैंने तुम्हें? नंबर 1 वो सेल से रिलेटेड 3 बातें, नंबर 2 परचेज, नंबर 3 मैंने तुम्हें बताया अगर कंपनसेशन डायरेक्ट ना दे रखा हो तो प्लस करके लेना है, लेकिन अगर कंपनसेशन डायरेक्ट दे रखा हो तो इंडिविजुअल आइटम को कंसीडर। सेम यही वाली बात आप ऑपरेटिंग सरप्लस में भी याद रखोगे। नंबर 3, नंबर 4 मैंने तुम्हें बताई ये वाली बात कि आपको वो एक मेथड से तो एनडीपीएफसी पूछेगा और एक बड़ी टर्म खुद दे देगा, और वो दोनों बड़ी टर्म को, एक बड़ी टर्म आपने निकाली, एक बड़ी टर्म वो खुद दे देगा, दोनों को कंपेयर करके आप लोगों को एनएफआईए या एनआईटी या डैप पूछेगा। क्या पूछेगा? या तो एनएफआईए या एनआईटी या डैप। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब और आप शीट सॉल्व करना, कोई भी ऐसी चीज लगे तो मुझसे पूछना, ठीक है। धन्यवाद। शीट में अब आप लोग सिर्फ